हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। बट न्यूटन के सेकेंड लॉ को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, लीनियर मोमेंटम। हमें पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है, इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर एरो लगाते हैं बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। और क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके ऊपर भी हमने क्या लगा रखा है? एरो लगा रखा है। अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो कि मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। क्लियर है? तो अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट क्या होगी? मास होता है केजी एंड वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टी माइनस वन। क्यों? क्योंकि मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस वन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एम एल टी माइनस वन। तो आई होप आपको लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो पहले इसका जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो ये है: द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो देखो, ये तो स्टेटमेंट है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नोट्स तो आपको वैसे भी बनाने ही होते हैं, तो वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। ये एग्जैक्टली exactly कह क्या रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी चीज के रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिवाइडेड बाय टाइम। किसी भी चीज का रेट बोलते हैं तो इसका मतलब हमको उसे टाइम से डिवाइड करना है। तो ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे उसका रेट मिल जाएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो आप उस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। और जिस तरीके से इन जनरल जब भी मुझे किसी चीज का रेट लिखना होता है या रेट एक्सप्रेस करना होता है तो मैं उसे टाइम से डिवाइड करता हूं, वैसे ही अगर डिफरेंशिएशन के टर्म्स में आपको किसी चीज का रेट लिखना होता है तो हम उस चीज का डी बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज पी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डी बाई डी टी ऑफ पी। क्योंकि एफ एक्सटर्नल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो आई होप आपको ये न्यूटन का सेकेंड लॉ अभी समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे कि एफ एक्सटर्नल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डी के। ठीक है, अब आप जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इक्वल टू लगाया एंड के लिख दिया। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब आपको ये पता है कि जो पी होता है यानी लीनियर मोमेंटम होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एमवी। तो नेक्स्ट स्टेप में इस पी की जगह हम एमवी डाल देंगे। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के डी बाई डी टी ऑफ पी की जगह हमने डाल दिया डी बाई डी टी ऑफ एमवी। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो, आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं। अब मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? के एम। और अब अंदर क्या बचा? मास बाहर आ गया तो सिर्फ डीवी बाई डी टी। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब डी बाई डी टी का मतलब होता है रेट, और वो किसका डी बाई डी टी हम निकाल रहे हैं? वेलोसिटी का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ए लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में डीवी बाई डी टी की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं? ए पुट करने वाले हैं। तो देखो क्या बन गया, अब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एम और इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ए रख दिया। और इसको हमने इक्वेशन टू बोल दिया। अब बात आती है इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं। वही बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है ना, एसआई यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, और भी यूनिट्स होती हैं। तो जो भी हम यूनिट चूज करेंगे इस के की वैल्यू उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही वेरी करेगी।
तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव हुआ है एक्सटर्नल फोर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं K × Ma। और ये कहाँ से आया है? न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है। बट अब आप लोग बोलेंगे कि हमने तो अभी तक जो फॉर्मूला सुना है वो F = ma ही सुना है, F = Kma नहीं सुना है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि वैल्यू ऑफ K किस पे डिपेंड करती है? यूनिट पे डिपेंड करती है। तो जो दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं कौन कौन से, एक होता है SI सिस्टम और एक होता है CGS। SI तो आपको पता ही है, और CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो SI सिस्टम और CGS सिस्टम, यही दो सबसे ज्यादा यूज्ड सिस्टम होते हैं। इनमें यूनिट ऑफ फोर्स को कुछ ऐसा सिलेक्ट किया गया है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया गया है कि के की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1 आती है। तो सिर्फ SI एंड CGS सिस्टम के लिए अगर मैं के की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालूंगा तो हम क्या लिख सकते हैं? F external = dp/dt। और अगर के की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा तो हम क्या लिख सकते हैं? F external = ma। तो ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ वैलिड हैं किसके लिए? SI एंड CGS सिस्टम के लिए। बट जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होता है? F external = Kma। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डील किसमें करना है? SI सिस्टम में और CGS में। तो आपके लिए ये चलेगा। बट देखो जेई में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना, कई बार जब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें वो आपको यूनिट जो है वो खुद डिफाइन करे, और उस यूनिट के बेसिस पे आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप वहां पर F = ma वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपको एक ऐसी यूनिट देंगे जिसमें के की वैल्यू शायद 1 ना आ रही हो। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए वी आर गुड टू यूज दीज टू फॉर्मूले। ये चल जाएंगे हमारे लिए कब? जब हम SI यूनिट या CGS यूनिट की बात कर रहे होंगे। आई होप आपको ये पूरा ढंग से समझ में आ गया है। इस डेरिवेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। समझिए और बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज करो और अपने नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बाद में भी काम आएंगे। तो अब हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स के लिए। तो पहले देख लेते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। MLT-2। अभी आपने देखा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-2। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? MLT-2। ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? होती है न्यूटन। ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? kg/m²। देखो मास हो गया kg और एक्सेलरेशन हो गया मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 1 kg/m² के इक्वल होता है। इसकी CGS यूनिट यानी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, इसके टर्म्स में अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो वो क्या होती है? डाइन। और डाइन को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि CGS है तो केजी की जगह आ गया, ग्राम मीटर की जगह आ गया, सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड ही होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों का रिलेशन भी तो पता होना चाहिए। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁻⁵ डाइन के इक्वल होता है। याद रखना, कई जगह इस कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होती है फोर्स की, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। कई बार आपको क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स के टर्म्स में ही फोर्स दिया होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? इसको हम बोलते हैं किलोग्राम वेट या केजी वेट, या फिर इसको हम किलोग्राम फोर्स या केजी फोर्स भी बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स एक्चुअली में होता क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ फोर्स होता है जो किसी 1 kg मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे? 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, 1 kg वेट वो फोर्स होता है, फोर्स की वो वैल्यू होती है जो किसी 1 kg मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और 1 kg वेट या 1 kg फोर्स किसके इक्वल होता है? ये 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। न्यूटन के साथ इसका ये रिलेशन है। डेफिनेशन भी याद रखिएगा और ये रिलेशन भी याद रखिएगा। इसी तरीके से जैसे किलोग्राम वेट है, वैसे ग्राम वेट या ग्राम फोर्स होता है। तो 1 ग्राम वेट वो फोर्स होता है जो किसी 1 ग्राम मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे? 980 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमने सारी CGS वाली वैल्यू ले ली है। तो 1 ग्राम वेट किसके इक्वल होता है? ये 980 डाइन के इक्वल होता है। इन चीजों को याद रखिएगा और वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बनाते रहना। अब आते हैं अपने क्विज पर। ये क्विज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसको इसका आंसर आता है वो डायरेक्टली आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में। जिसको नहीं आता है वो पहले पढ़ेगा और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा, बट आंसर जरूर करना चाहिए आपको। तो क्विज क्या कहता है? विच इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ, जिसको हम रियल लॉ भी बोलते हैं, आउट ऑफ द 3 लॉज ऑफ न्यूटन। यानी न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसमें से सबसे फंडामेंटल लॉ या रियल लॉ जिसको हम बोलते हैं वो कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ, और फोर्थ ऑप्शन ये है कि भाई ये तो न्यूटन को ही पता होगा, हमें कैसे पता होगा? तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है, आंसर दीजिए। और वैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में ना नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले आप अपनी रिसर्च करिए,
और फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा लॉ रियल लॉ है और उसे रियल लॉ क्यों कहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना। और मैं नेक्स्ट टॉपिक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। अभी लॉज ऑफ न्यूटन की हम बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। प्रोफिटेंस बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।